जिस परिवार में शिक्षा होगी वो परिवार कई सीढ़ियों तक आप देखिए आगे बढ़ता चढ़ता चला जाएगा। मैंने विद्यालय इसीलिए खोला कि मैं जानता था कि इस शिक्षा जगत में भी सामंतवादियों का ही अधिकार है, तो आज जो लोग के अधिकार में है। मैंने इस सपना देखा था कि शायद हमको हमारा भी कोई विद्यालय हो। को जिसने नारी शिक्षा की अलग जगाई, अज्ञानता का अंधकार दूर कर उसने ज्ञान की ज्योत जलाई। शिक्षा पाकर सबको समझाया कितनी जरूरी होती है पढ़ाई। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। देश के लिए अच्छे काम कर वह महान समाज सेविका कहलाई। स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और कहलाई क्रांति ज्योत सावित्रीबाई से। अगर शिक्षा नहीं हुई होती तो आज हम लोगों को यहाँ खड़े होने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। तो विद्या तो अमूल्य है ही है। इसी संस्कृत में भी कहा गया है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है। अपने समाज के लोगों को इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है वहाँ वो नहीं जाएंगे, जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं होती है वहाँ जाएंगे। तन मन और धन सब अर्पित करके चले आएंगे और वहाँ पीटे भी जाएंगे, पीटे भी जाते हैं। आप यदि नहीं मालूम है तो सबरीमला मंदिर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे आज भी नारियों को अंदर नहीं जाने देते हैं और पीटते हैं। दक्षिणी भारत के मंदिर में तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति जी गए थे, उनको उस मंदिर में जाने नहीं दिया गया था। और आज की बात ही है, तत्कालीन जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका जब राष्ट्रपति भवन में शुद्धिकरण किया गया है, तो जब एक हमारे देश के प्रथम नागरिक के साथ में इस प्रकार अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है तो हम आप किस क्षेत्र के वो हैं। हमें आपको भी स्वयं सोचना है कि हमारा स्थान कहाँ पे है। उस समय जब मनुस्मृति लागू था, पढ़ने पढ़ाने को जो है मना किया गया था कि स्त्री चाहे शूद्र स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अर्थात वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से गलतियां उनकी नहीं है, वो चंद लोग हैं। हम गलती मेरी है जो 85% की कारण ये है कि जिस समय देश की आज़ादी हुआ, देश में लोग कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, अंग्रेज तो हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन 3 प्रकार के गुलाम देश में आज भी हैं। नंबर 1 है तोता गुलाम, और नंबर 2 है तितर गुलाम, और नंबर 3 है कबूतर गुलाम। तोता को रखा जाता है लोहे के पीढ़े में, उस तोते को जो कुछ खिला सको तमाम लोग खिलाते पिलाते रहते हैं, लेकिन तोता करता क्या है, वो दांत से उस पीढ़े के लोहे को काटता रहता है कि कब इससे हम तोड़ पाएं और स्वतंत्र होकर उड़ें। वो अनुसूचित जात और जनजात है, वो हमेशा संघर्षशील है, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए हर नजर में वो बुरे रहते हैं। नंबर 2 है तीतर गुलाम। तीतर को रखा जाता है सिरकी के पीढ़े में। अगर तीतर चाहे तो अपनी टोटों से तागे को काट करके और वो बाहर हो सकता है भाग करके, लेकिन ऐसा नहीं करता है। तीतर का मालिक उसे ले जा करके और खेत में रख देता है, खोल देता है और तीतर चुनने चला जाता है, और चुनने के बाद में वो तीतर स्वतः आकर के पीढ़े में घुस जाता है और मालिक इसका उठा करके लाता है, फिर टांग देता है। वो हमारा पिछड़ी जात है, जो पीढ़ी जात है, पीढ़ी जात में जितनी भी जातियां हैं, अब उसको कहाँ तक मैं गिनाऊं, 79 जातियां हैं। वो जो है इसीलिए क्योंकि हम पंडित जी के इशारे पे काम करेंगे, किसी के कहना मानेंगे नहीं, इसलिए हमारा पीढ़ी जात इस प्रकार की सोच है, इस प्रकार से वो हमेशा बंधन के अंदर बंधा रहता है। नंबर 3 है कबूतर गुलाम। कबूतर को हम एक मुट्ठा अनाज कहीं छत पे फेंक देते हैं तो कबूतरों की झुंड आकर के और वहाँ दाना चुनना शुरू कर देते हैं। कहीं एक मुट्ठा अनाज कहीं हमने आंगन में फेंक दिया तो वहाँ का अनाज पड़ा रह जाएगा,
और खुल करके आंगन में चुनना शुरू कर देंगे। और कहीं यदि घर के अंदर अगर अनाज फेंक दिया तो दोनों जगह का अनाज पड़ा रह जाएगा और उसे चुनते चुनते घर के अंदर चाहे उसे कोई मार के खा जाए, वो हमारा मुसलमान समाज। इस प्रकार से 3 प्रकार के गुलाम होने के नाता से हम विकसित नहीं हो पाते हैं, इसलिए तीनों को एक विचार पर, एक मंच पर होकर के चलना होगा, तभी हम जो है बढ़िया भारत बना पाएंगे और जो है एकत्रित होकर के शासन सत्ता में अपनी भागीदारी कर पाएंगे। महामानव भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन एवं वंदन करता हूँ। आज का जो विषय है सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो पहला अवसर मेरे जीवन का है जिसमें मुझे माता जी के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ सुनने को मिला सभा के रूप में। बाकी तो 3 जनवरी से आपका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, पूरा राष्ट्र मना रहा है, विभिन्न संगठन मना रहे हैं, मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे पहली बार अवसर मिला और शायद मिलता भी नहीं। हमें सुबह हम घर पर ही थे, कुछ हम काम करने जा रहे थे, तभी आए और कहा कि स्कूल में कुछ कार्यक्रम हमने कहा जानकारी नहीं है, तो बताया गया कि तो बहुत खुशी हुई। हम तुरंत आए और ऐसे चले आए और तुरंत मैंने सारी व्यवस्था करवाई और मैंने कहा जो कुछ बताइए, कमी बेशी बताइए, मैं पूरा करूँगा। और कहीं नहीं, फिर पिताजी आए और बहुत कुछ चीज़ें मुझे जानकारी मिली आपके बारे में। कुछ जानता था लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी जो मैडम दीपा भारती जी ने बहुत विस्तार से चीज़ें बताई, मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ जरूर मैं अपने समाज, हमारा क्या दायित्व है, समाज के प्रति क्या दायित्व है, हम लोगों को क्या थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, बच्चों पर ध्यान देना है। आप जरा सोचिए कि बच्चों में अगर संस्कार नहीं आ पाए, मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा दिया, पढ़ा लिखा कर अच्छे पद पर चले गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन अगर उनकी आदतें गड़बड़ हैं तो फिर वो ना नौकरी काम आती है, ना कोई पैसा काम आता है, सब कुछ यही क्या ही रह जाता है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, हमें आपके मिशन को तो आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को बढ़ाना है। ये माता जी की आज इस जन्म दिवस के अवसर पर मैंने भी माता जी को के बायोग्राफी में बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा। मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ही प्रभावित हूँ कि देश की प्रथम अध्यापिका उस टाइम की क्या उनके उसमें मेंटल लेवल रहा होगा, कैसा उस समय समाज रहा होगा, आज के समाज की जब ये स्थिति है उस समय समाज कैसा रहा होगा। उस समाज में भी उन्होंने अपनी सोच को, अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को, अपने सपनों को लेकर के आगे चली और इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया भी आपके द्वारा, दीपा मैडम के द्वारा भी कहा। वो एक व्यक्ति नहीं थी, वो एक युग था, सही में उनका ये युग था। इनके आदर्शों पर आज हम लोग चल रहे हैं और आगे का समाज चलता रहेगा। शिक्षा को उनके उस समय उनके बात समझ में आ गई थी 1841 में कि बिना शिक्षा के कुछ संभव नहीं है। उस चीज को आज भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उस चीज को उस समय उस टाइम को समझ में आ गई। सरकार का सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखा, आप लोगों के विचारों से देखा। पहला स्कूल खोला तो उसमें 9 जो लड़कियां थी वो सामान्य वर्ग की, सामान्य और जनरल या फॉरवर्ड जात से नहीं होता है, मेंटल से बनना पड़ेगा। मानसिकता होती है, मानसिकता मुझे होनी पड़ेगी। उनकी मानसिकता, भाई उनकी मानसिकता आपको टेकअप करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कॉलेज में गई, वो महिलाएं गई कि जो एक पिछड़ा दलित महिला उसको जो है गवर्न कर रही थी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी, हमें परिवार में कोऑपरेशन लाना होगा, अच्छे संस्कार डालना होगा। गुलामगिरी है, फोटो ले लीजिए। ये सत्यशोधक समाज के मुखिया महाद्वारा फुले जी है और ये सम्राट महिषासुर जो हमारे आराध्य हैं गुरु जी है। महिषासुर का ये पुस्तक भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। गुरु जी लीजिएगा और इसको पढ़िएगा।
इससे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा माता सावित्रीबाई फुले जी और बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान से आज सभी का जो अस्तित्व कायम और दायम है, उन्हें सत नमन करते हुए आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जनपद इकाई श्रावस्ती के तत्वावधान में माता देश की जो है प्रथम महिला शिक्षिका, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत, नारी मुक्तिदाता माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस समारोह आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी जो है हमारे साथियों का, मातृशक्ति का, बच्चों का, सबको जो है माता सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गुरुजी जो हम लोगों को पढ़ाए हैं, माननीय प्रेम नारायण यादव जी, संस्थापक प्रबंधक लॉर्ड कृष्णा इंटर कॉलेज हमारे बीच में हैं, और इस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य माननीय यादव जी, हमारे ABSS संगठन के जिला अध्यक्ष उदयराज सिद्धार्थ जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम बौद्ध जी, जिला महासचिव मोतीलाल भारती जी, और महिला विंग की जिला अध्यक्ष दीपा भारती जी, हमारे सम्मानित ABSS के क्रांतिकारी साथियों, प्यारे बच्चों, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो है अपने विचार रखे हैं, हमें ज़्यादा बात नहीं कहना है। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी को 1831 में जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश के जो है सतारा जनपद में इनका जन्म हुआ था, और उस समय बचपन में ही इनकी शादी महात्मा ज्योतिबा फुले से कर दी गई थी, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया। और उस समय शूद्रों को जो है वो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। शिक्षण संस्थान थे, लेकिन इनको जो जैसा कि अभी साथियों ने बताया कि इस स्मृति के अनुसार, जो मनु विधान के अनुसार इनको पढ़ने लिखने का हक नहीं था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की अलग जगाने के लिए सबसे पहले 1847 में जो है एक विद्यालय की स्थापना की। इसमें शेख फातिमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने विद्यालय खोलने के लिए अपनी जमीन दी, और उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले से कंधा मिला करके जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसमें बड़ी यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। माता सावित्रीबाई फुले को जब वो विद्यालय खोला तो वो खुद जो है विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती थी। रास्ते में उन्हें लोग जो है ऐसे प्रकृति के लोग थे कि उनके ऊपर कीचड़, गोबर और तमाम ऐसा जो है फेंक देते थे, तो वो बहुत उनको ग्लानि होती थी। लेकिन उनके साहस को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ माता सावित्रीबाई फुले के, कि उन्होंने इन यातनाओं के बाद भी वो घर से जो है फिर जब दूसरे दिन आती थी तो एक अपने जो है झोले में एक साड़ी अलग से रख लेती थी। जो है वो लोग फेंकते थे, कोई बात नहीं, विद्यालय में पहुंचती थी तो वो अपना दूसरी साड़ी जो घर रख के लाती थी झोले में, उसको पहन लेती थी और फिर अपना पढ़ाने का काम करती थी। जो है संघर्ष से ही जीवन चलता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक सिद्धांत है। सर कुछ सुना रहे हैं, जो फिट होगा वही आगे सर्वाइव करेगा, जिंदा है। अभी मारेंगे। और उसके लिए
हमें संघर्ष का जो सिद्धांत दिया गया है, जो एक सिद्धांत कहिए या एक मार्गदर्शन कहिए बाबा साहब ने दिया, जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। आज ये मत आप मान के चलिए कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, ये मानना हमारा आपका बहुत बड़ी भूल। आज भी साजिशें हैं और हो रही हैं पूरी तरीके से। अगर हम असावधान हुए तो जहाँ हम थे वहीं पर चले जाएंगे, ये निश्चित जानेंगे। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात आ जाती है लौट करके, एक ही सूत्र है और एक ही अस्त्र है, वह है ज्ञान का, शिक्षा का। मैंने विद्यालय खोला और उस संदर्भ में डिग्री कॉलेज खोलने की इच्छुक बन गया था कि SDM साहब से मिलने के लिए। कुछ बात तो मैंने उनके सामने रखी अपने विद्यालय के बारे में, जब तक अभी उसको संचालित नहीं कर पाया ठीक से। अब फिर कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा हो रही, शायद वो चलेगा ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपना इतिहास बताया कि सर मैं ऐसे हूँ और मैंने विद्यालय डिग्री कॉलेज खोलना मैं चाहता हूँ मैं इसलिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, SDM भिंगा, और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब आप 40 साल तक शिक्षा में रहे, प्रिंसिपल रहे, प्रवक्ता रहे, अभी आपकी शिक्षा का मन आपका हुआ नहीं। अरे छोड़िए, सवाल में क्यों आ पड़े, ये की बात है। मैं ये भी नहीं जानता क्योंकि जाति संबंध से मुझे जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, रुचि न है। जाति से कुछ नहीं होता है, उसकी मानसिकता से होता है। किस मानसिकता का वो व्यक्ति है, किस पद पर पहुंच गया, इसका भी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आज आप स्वयं देख रहे हैं बहुत से अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग के कारनामे क्या, उनका जरा कारनामा पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा और शिक्षा का कौन से लिए और कहाँ पहुँचे और क्या कर रहे हैं, क्या दिया उन्होंने समाज को। अपना पेट तो चींटी भी पालती है, जानवर भी पालते हैं, हम दूसरों के लिए क्या करते हैं ये ज़्यादा महत्व है। इस पर कभी गौर नहीं किया। शिक्षा की बात मैं कह रहा था, मैं इस पर फिर लौट रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, पहले आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा, प्रथमनार्जितो विद्या, द्वितीयनार्जितो धनम, तृतीयनार्जितो पुण्यम, चतुर्थो किम करिष्यति। 3 ही काम है जीवन के। अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो 3 ही काम हमारे लिए दिए गए हैं। पहला है शिक्षा प्राप्त करना, वो हर चीज, हर का मूल है। शिक्षा ही हर चीज की जड़ है। मैं हकीकत कहना चाहता हूँ कि उनका परिवार, आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग बैठे हैं, उनको पता होगा कि कलकत्ता तक उनका बिजनेस था और लखनऊ में मुझे बताया गया कि उन्होंने बप्पे मित्र को खरीद करके 50 लाख की बिल्डिंग खरीद के उनको दिया था। उन्हीं के पास है, उनके मित्र के पास। और जिसका कलकत्ता तक बिजनेस हो, जिसके यहाँ कलकत्ता तक के व्यापारी आते हो और ट्रकों में माल रख करके घी जाता था, देशी घी जाता था, आज उनकी क्या स्थिति उनके परिवार में। आपके ही गाँव सभा बगल का मामला क्या है, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा परिवर्तन एक ही पीढ़ी में कैसे हो गया? मात्र इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ केवल धर्म था, शिक्षा नहीं थी, शून्य हो गया। जिस परिवार में शिक्षा होगी वो परिवार कई सीढ़ियों तक आप देखिए आगे बढ़ता चढ़ता चला जाएगा, ये निश्चित जाएगा। मैंने विद्यालय इसीलिए खोला कि मैं जानता था कि इस शिक्षा जगत में भी सामंतवादियों का ही अधिकार है और रहा है बहुत दिनों से, आज भी वो उसके अधिकार में है। मैंने इस सपना देखा था कि शायद हमको हमारा भी कोई विद्यालय हो जिसमें हमारा चले, हम अपनी व्यवस्था से देखें। और मैं बहुत ही बड़ी सुखपूर्वक, बहुत ही आत्म शांति के साथ कहना चाहता हूँ प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि मैंने कभी भी मेरे मन में जाति पात ऊंच नीच का उपयोग आज तक नहीं आया और न आया। अरे मेरे विद्यार्थी तो वहाँ बैठे होंगे, उनको एहसास होता कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि ब्राह्मण का लड़का है या ठाकुर का लड़का है या किसी और छोटी जाति का है, कोई मतलब नहीं। मैं प्रयास करता हूँ लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि वही लोग जो तरह सुधार की बात करते हैं वही अपने बच्चों को ध्यान दें। आज भी स्थिति वही है कि 15-20% लड़के ही पढ़ने के लिए आते हैं।
85% और 80% बच्चे घरों के बच्चे और वो तो खाली स्कूलों में नाम लिखा करके घूमते हैं। अगर विद्यालय की व्यवस्था नंबर 1 की टाइट है तो वहाँ से भागने का प्रयास है। और उनकी गार्जियन को मुझे ये लगता है, वो बच्चे तो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, वो भी कभी सिलेक्शन नहीं करते, कभी चुनाव नहीं करते। और हर काम में हम चुनाव करते हैं, कपड़ा हम कैसा पहनेंगे, कोट हम कैसी बनवाएंगे, पैंट हम कैसा पहनेंगे। ये तो बाजार में जाकर के वो सिलेक्शन करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तब लेते हैं। लेकिन विद्यालय देखते समय बच्चों पर कोई गौर नहीं करते हैं, नाम लिखा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। एक बार कम से कम इस बात पर गौर करना चाहिए, कहाँ आप भेज रहे हैं जीवन बच्चों का बनाने के लिए। उस विद्यालय को 2 बार 2-4 बार जाकर के देखिए, वहाँ की व्यवस्था देखिए, वहाँ के लोगों की नीयत पढ़िए, नीयत को आप जान जाएंगे। और जिसकी नीयत नहीं साफ होगी उसकी नीति कैसे ठीक हो सकती है। पहले आदमी की नीयत खराब होती है, इसके बाद उसकी पॉलिसी खराब होती है। और मैं साथ कहना चाहता हूँ, वर्तमान में स्थिति चल रही है उसमें नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। भ्रम में डाला जा रहा है, हर जगह भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है। और वास्तविकता से हमको हटाया भगाया, दिखावे में बताया जा रहा है। ये करो, वो ढोल बजीरा, ये तमाशा, वो कीर्तन, ये दिखावा कितना हो जाएगा। अभी हमारे प्रधानाचार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य बोल रहे थे कि बुद्ध की आंखें क्यों बंद हैं, मौन है, और ये लोग तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बताइए। सड़कों पर ढिंढोरा है, तमाम होर्डिंग हैं, तमाम केवल एक वन प्रोग्राम है, केवल बहकाओ, सही रास्ते से दिमाग को दूर करो, खुराफात में मिल दिमाग को। अगर सही रास्ता इनको दिखाई पड़ जाएगा तो हमारी सत्ता सही रहेगी। सिर्फ एक फेल हो रहा है। मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ, इनके इस चाल को समझिए और अपने बच्चों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए हर त्याग कीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके माइंड को वाश कीजिए। ये खुराफात से हटाएं, वो लोग दिखावे से हटाएं, पढ़ाई में लगें। पढ़ाई में लगने वालों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जज पर और कोर्ट पर विश्वास करता था, लेकिन पिछली जो घटना हुई पिछले साल की नीट की परीक्षा में जो खेल खेला गया और 67 लड़के 720 से 720 नंबर का पा करके टॉप कर गए सब। कभी कभी आप कल्पना कीजिए, एक लड़का 2 का नाम आता था, अब की 67 का हो गया। एक ही क्लास के तमाम लड़कों ने टॉप कर दिया, सब 720 से 720 परीक्षा में बैठने में ले लिया। एक कमरे के भी टॉप कर, एक कमरे में 60 लड़कों ने जो परीक्षा दिया, और वो पता नहीं कहाँ से, ऑल इंडिया से पता नहीं कहाँ से आ गए थे। वो कमरा को ऊपर से भेजा गया था बना करके भगवान की तरफ से, इसी कमरे में जो बैठेंगे वही टॉप करेंगे, वो टॉप किए। आप देखिए जरा, आँख खुलिए, आँख खुल गई।